नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज बात राफेल की। फ्रांस से 5 राफेल विमान भारत पहुंच गए हैं। राफेल विमानों की जो पहली खेप भारत पहुंची है उनमें 3 फाइटर जेट हैं और 2 ट्रेनिंग विमान। देश के प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक कह रहे हैं कि राफेल के वायुसेना में शामिल होने से भारत की वायुसेना बेहद मजबूत हो गई है। भारत और चीन के बीच विवाद को देखते हुए कहा जा रहा है कि अब भारतीय वायुसेना चीन के मुकाबले और मजबूत हो गई है। फ्रांस से राफेल डील को लेकर उठाए गए तमाम सवालों के बीच राफेल को गेम चेंजर बताया जा रहा है। अब राफेल विमानों की पहली खेप भारत आ गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई राफेल भारत के लिए गेम चेंजर है, जितना इसको लेकर खास तौर पर तूफान मचा हुआ है। इस सवाल पर अगले आधे घंटे हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं रंजीत कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, अनुमा आचार्य, रिटायर्ड विंग कमांडर, अशोक ठाकुर, बीजेपी के प्रवक्ता, और शिव भाटिया, नेता कांग्रेस। शुरुआत करते हैं अशोक ठाकुर जी से। अशोक जी, भारत में पहले भी बहुत विमान आए हैं, सैकड़ों विमान भारत की वायुसेना के पास रहे हैं, और जिस तरीके से लेकिन जो 5 विमान आए उसको लेकर एक पूरा माहौल बना कि जैसे कोई बहुत ही अनोखी चीज हो रही है जो पहले कभी नहीं हुई। क्या आधार है इस तरह से माहौल बनाने का, गेम चेंजर कहने का? आप क्या कहेंगे? देखिए, माहौल बनाया नहीं जाता है, माहौल बनता है परिस्थितियों को देखकर जी। और आज जिस तरह से राफेल आने से भारत की वायुसेना की ताकत बढ़ी है, तो जो एक खुशी देशवासियों के अंदर है, उसी के कारण ये वातावरण बनता चारों तरफ नजर आ रहा है। हाँ। और आप देखिए कि राफेल आने से पहले जिस तरह से कल चीन के बयान आए हैं और जिस तरह से हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनके बयान आए हैं, और उन सबको देखकर ये लगता है कि भारत की जो वायुसेना की ताकत है उसमें अभूतपूर्व वृद्धि होगी राफेल आने से, और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से चीन जो है वो दबाव में आएगा और कोई भी दुश्मन देश जो है भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं जुटाएगा। निश्चित तौर पर अभी पहली खेप है, लेकिन इसका आना भी अपने आप में शुभ संकेत है और हमारी शक्ति को बढ़ाने वाला है, और जल्दी ही मुझे लगता है कि पूरा स्क्वाड्रन जो है इसका आ जाएगा, तो उसके बाद भारत की शक्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी। चलिए, तो यानी ये राफेल का इंतजार था। वैसे भारत की ओर आंख तो पहले भी उठाकर कोई नहीं देख सकता था। बहुत से युद्ध हुए हैं और भारत के सेना की जाबाजी हम सब जानते हैं। मिग रहा हो या फिर सुखाई रहा हो, मिराज रहा हो, और यहां तक कि छोटे विमानों ने भी एक जमाने में बहुत कमाल दिखाया था। बहरहाल हम इससे जुड़े कुछ तकनीकी प्रश्न भी समझ लेते हैं। अनुमा आचार्य, रिटायर्ड विंग कमांडर, जो वायुसेना में एक तरह से जो शुरुआती महिला अधिकारी रही हैं उनमें रही हैं, और इसके अलावा वो मेरा ख्याल है कि वो परचेस से भी जुड़ी रही हैं सेना में। अनुमा जी, जिस तरीके से इसे लेकर एक माहौल बनाया जा रहा है, और अभी आपने देखा कि बीजेपी के हमारे साथी ने कहा कि चीन के पास भी ऐसा नहीं, क्या वाकई मतलब जो ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है, बहुत ही बेहतर विमान है, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है, क्या सचमुच हम ये माने कि अब चीन जो सीमा पर जिस तरह का तनाव है और उसने हमारी ज़मीन हड़पी हुई है, बहुत बड़े पैमाने पर ये बात अब स्वीकार की जा रही है, क्या इस विमान के आने मात्र से चीन कमज़ोर पड़ जाएगा? पंकज जी, राफेल का आना और चीन, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। राफेल एयरक्राफ्ट है वो हमारे यहाँ बहुप्रतीक्षित एयरक्राफ्ट था। इसे 2012 में ही खरीद लिया जाता, लेकिन उस समय ये डील किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई, क्योंकि दासो एविएशन जो कंपनी है उसने एचएएल सर्टिफाइड, एचएएल के बनाए हुए जो कंपोनेंट्स हैं या जो उसके ऊपर सर्टिफिकेशन करने से मना कर दिया था। तो इस तरह से ये डील उस समय खत्म हो गई थी। 2014 में इसकी फाइल बंद हुई थी, लेकिन 2017-18 में कोई नई टेंडरिंग नहीं हुई है। ये वही 2007 वाली टेंडरिंग है जिससे ये राफेल को हमने क्वालिफाई किया था गवर्नमेंट ने, और उसी के ऊपर फिर इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट हुआ और राफेल हमारे पास आए। ये टेक्निकली बहुत ही सुपीरियर एयरक्राफ्ट हैं। आज की इन्वेंट्री में अमेरिका के पास जरूर F-22 रैप्टर हैं और F-35 हैं, लेकिन उनके बाद फिर रशिया के पास Su-57 है, और उसके बाद चीन जो है वो क्लेम तो करता है कि उसके पास प्रोटोटाइप बना लिया है उसने चेंगडू J-20A का, लेकिन अभी उसका हमें कुछ एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। तो ये 2 अलग बातें हैं। चीन
की सेना जो है, भारतीय वायु चीन की सेना और हमारी वायुसेना, मतलब दोनों के बीच में चीन तीसरे नंबर पे है, हम चौथे नंबर पे हैं। हमारे पास 600 फाइटर एयरक्राफ्ट है, उनके पास 1600 फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो बोस्टिंग करने के बजाय हम ये समझें कि हमारी जो कमियां हैं, जिनको हम 1999 में पूरा कर सकते थे, जबकि 126 मिराज 2000-5 एयरक्राफ्ट का एक ऑर्डर पूरा तैयार था, लेकिन तब जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने पूरी डील को उसको खत्म कर दिया और बोला दोबारा से परचेज प्रोसीजर करिए। तब जाके वो 2007 में टेंडरिंग हुई, आगे चल के ये 2014 तक आई और वहां फाइल बंद कर दी गई। अच्छी बात है, एग्रीमेंट हुआ, अच्छी बात है। 2 स्क्वाड्रन के बराबर हमने जहाज जो है वो परचेज किए हैं, आएंगे तब उसका जश्न मनाना है, और तब तक मिग की फ्लीट पुरानी हो जाएगी। जी जी बिल्कुल, आपने गंभीर सवाल उठाया कि 2 स्क्वाड्रन जब हो जाएंगे, यानी 18 विमानों के, लेकिन हमने जो शुरुआती डील की बात थी वो तो 126 यानी करीब 7 स्क्वाड्रन की बात थी, और यह भी था कि जो तकनीकी होगी वो भी हस्तांतरित होगी और HAL में असेंबल होंगे। रंजीत कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। रंजीत कुमार जी, क्या संख्या का महत्व नहीं है? यानी 126 की जगह हम 36 ला रहे हैं, और उसमें भी हमें अभी कहा जाए 5 जो मिले हैं उसमें 3 ही विमान हैं, 2 तो ट्रेनिंग के पर्पज से आए हैं। इसके बावजूद जो पूरा जो तूमार खड़ा किया गया है, हालांकि बीजेपी के साथी कह रहे हैं कि अपने आप बनता है, लेकिन हम और आप जानते हैं कि इस जमाने में किस तरह से महत्व है प्रचार का। तो क्या ये हमारे डोमेस्टिक जो कंजम्पशन का मामला है कि चीन में जिस तरह से सीमा को लेकर, चीन और भारत की सीमा को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, उससे लोगों का ध्यान हटाना है? देखिए, राफेल लड़ाकू विमानों को खरीद का सौदा 2012 के बाद हो जाना चाहिए था, क्योंकि 2012 में वायुसेना ने एक लंबी प्रक्रिया के बाद राफेल लड़ाकू विमानों को खरीद करने की सिफारिश की थी। इसकी प्रक्रिया 2007 में शुरू हुई थी और 5 साल इसमें लग गए। 2012 के बाद अगर 1 साल के भीतर इस सौदे को पूरा कर लिया जाता तो शायद आज भारत के पास 126 लड़ाकू विमान मौजूद होते, क्योंकि इनका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में निर्माण होता। लेकिन जैसा कि अभी विंग कमांडर महोदया ने बताया, HAL के साथ कुछ विवाद पैदा हुए इसे सर्टिफाई करने को लेकर के, कि विमान को फ्रांस की कंपनी सर्टिफाई करेगी या नहीं करेगी। इस वजह से कुछ तकनीकी दिक्कतें और व्यावसायिक दिक्कतें पैदा हो गई। लेकिन फिर भी यदि इस सौदा को संपन्न कर लिया जाता 2014 के पहले, तो आज भारत के पास 126 लड़ाकू विमान हो जाते। लेकिन यूपीए सरकार के बाद जब मोदी सरकार आई तो इसने भी टाल मटोल का रवैया अपनाया और अंततः केवल 36 विमानों को खरीदने का सौदा किया, जिसमें से आज केवल 5 पहुंचे हैं। लेकिन देखिए, 5 विमानों के बल पर ही हम नहीं कह सकते कि भारत की वायुसेना की ताकत में बहुत भारी इजाफा हो गया है। देखिए, ये जो 5 विमान आए हैं, ये इनकी ताकत का समग्रता में इस्तेमाल करना होगा दूसरे लड़ाकू विमानों के साथ। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान है, मिराज 2000 लड़ाकू विमान है, इन सबका सम्मिलित उपयोग करना पड़ेगा, तभी हम राफेल लड़ाकू विमानों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अभी ये विमान भारत की वायुसैनिक अड्डे पर अंबाला पर पहुंचे ही हैं। इन्हें भारतीय वायुसेना में शामिल करने में कम से कम 15-20 दिन या 1 महीने तक का वक्त लग सकता है, और फिर इन विमानों को हिमालय की पहाड़ियों पर उड़ाने का जो अनुभव भारतीय पायलटों को चाहिए, उसे भी हासिल करने का वक्त लगेगा, क्योंकि उन ऊंची चोटियों पर जो रेडार सिग्नल्स होते हैं, एवियोनिक्स होते हैं, उनसे तालमेल बैठाने का अनुभव भारतीय पायलटों को विकसित करना होगा, तभी इन विमानों का सक्षम इस्तेमाल किया जा सकेगा। बिल्कुल, आप बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता शिव भाटिया भी हमारे साथ है। शिव भाटिया जी, ये सवाल तो उठेगा ही कि अगर 2012 में एक फैसला हो गया था तो क्यों नहीं समय पर पूरी कार्रवाई की गई, क्यों नहीं समय पर ही वो डील कर ली गई, और जो बाद में मोदी सरकार के समय जिस तरह से डील को लेकर बहुत से सवाल उठे, तब शायद नहीं उठते। तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार ने भी अपने समय में कोताही बरती, ये कहा जा सकता है। शिव जी। पंकज जी, पहले तो मैं वायुसेना को मुबारकबाद दूंगा। चाहे एक विमान भी जुड़े तो उसके अंदर उनकी ताकत बढ़ती है, उनको एक मजबूती आती है। हम वायुसेना की ताकत बढ़ने पे उसका स्वागत करते हैं और उनको मुबारकबाद भी देते हैं। परिस्थितियां कोई वायुसेना के लोगों ने नहीं तय करनी होती, ये सरकारें तय करती हैं। उस समय क्या परिस्थितियां रही 2012 के अंदर,
क्यों नहीं हो पाया, आगे बढ़ते चले गए, लेकिन कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं, जैसे विंग कमांडर जी ने भी बताया, तो वो चीजें कंप्लीट करनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार कोई अपने आप को नीचे लग के किसी कंपनी को बचाने के लिए आगे बढ़ेगी। वो एक दिवालियापन के ऊपर खड़ी कंपनी थी, उसकी हम हर बात को मान के अपने आप को कमजोर नहीं कर सकते थे। प्रश्न सबसे बड़े जो उठते हैं इस सरकार से, इस सरकार जो आज वर्तमान सरकार है, कि 526 करोड़ की डील जो उस समय 2012 में हो रही थी, वो 1670 करोड़ में कैसे हुई? 3 गुना प्राइस कैसे बढ़ गया? 5 साल पहले जो काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था, 2014 में रुका तो 2015 में हो जाना चाहिए था, 2016 में होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? 3 गुना पैसे देने के बाद भी 5 साल लेट हो गए। और तीसरी बात यह है कि 136 विमान अगर आने थे, 126 विमान, तो 36 विमान की डील क्यों की गई? प्रश्नों का जवाब इस सरकार से और इस पार्टी से हमेशा पूछा गया, और आज ये इस तरह से पेश कर रहे हैं जैसे 5 विमान में से 3 विमान जो लड़ाकू विमान उतरे हैं, वो 143 करोड़ की जनता चाइना की कांप रही है, और 137 करोड़ की जो पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की, वो जय जयकार कर रही है जैसे हम चाइना को लूट के आ गए हैं, जीत के आ गए हैं। अरे क्या मजाक कर रहे हो आप? ताकत बढ़ी है, आप काम करिए। बॉर्डर के ऊपर हम अपनी सिक्योरिटी को नहीं बचा पा रहे हैं, आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। 5 विमान क्या उतरे, आपने 144 लगा दिए अंबाला में। अरे अपने लोगों से डर है क्या विमान उतरने पे? कौन सी तरफ आप जा रहे हैं? नहीं, आप शिव भाटिया जी, ये आरोप गलत है अशोक जी पर, बीजेपी पर। देखिए ये सारा काम तो देखिए मीडिया कर रहा है कि चीन कांप रहा है, उन्होंने थोड़ी कहा। वो अलग बात है कि मीडिया जब ऐसा कहता है तो ये सोच के कहता है कि अशोक जी और उनकी पार्टी प्रसन्न होगी, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल अशोक जी, ये तो थोड़ा सा ज्यादती हो जाती है कि जिस तरीके से आप लोग जश्न मनाने लगते हैं, बताने लगते हैं, और मीडिया उसको भी समझाइए कि ऐसा ना हो कि मतलब गफलत हो जाए थोड़ा। आपको नहीं लगता है कुछ ज्यादा हो जाता है? देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, और ये कांग्रेस की विडंबना रही है कि अगर देश में लोगों को कुछ खुशी होती है तो कांग्रेस के लोगों को कष्ट क्यों होता है? ये हमारी समझ से परे है। आज भी उन्होंने 1-2 सवाल खड़े किए हैं और उन पर बहुत डिबेट हो चुका है, और सारी बातचीत होने के बाद फिर उन्हीं आरोपों को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं जो फ्लॉप हो चुके हैं, जिन पर कोई चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। और मैं कह रहा हूं एक भी नहीं आ रहा था, 36 तो आए, पहले उसकी खुशी मनाओ फिर नहीं। लेकिन अशोक जी 126 आने थे और आपने 36 पे ब्रेक लगा दिया, वो बहुत बड़े सवाल है, उसको हम हल्के में नहीं छोड़ सकते। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आपने 136 की जो हमारी शक्ति थी उसको फिलहाल 126 को 36 कर दिया है, तो ये भी एक सवाल बनेगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और राफेल की राजनीति पर बात आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। राजनीति में आज हम बात कर रहे हैं राफेल और उससे जुड़ी राजनीति पर। क्या सचमुच ये गेम चेंजर है? अनुमा आचार्य, रिटायर्ड विंग कमांडर, हमारे साथ हैं। अनुमा जी, ये बताइए कि जिस तरीके से खास तौर पर इस डील को बदला गया, और ऐसा लगा कि बहुत जल्दी में बदला गया, बहुत से ऐसे जो जरूरी प्रक्रियाएं थी उनकी अनदेखी की गई, जिसको लेकर बहुत सवाल उठे, और HAL को बाहर किया गया, एक प्राइवेट कंपनी को उसमें जोड़ा गया, दाम बढ़े, तमाम तरह के सवाल हैं। क्या 126 को 36 पे सीमित कर देना, क्या ये वायुसेना की संभावित बढ़ी हुई क्षमता को सीमित करना नहीं था? मैं आपके साथ पार्शियली सहमत हूं इस बात पर, क्योंकि जो 36 एयरक्राफ्ट इन्होंने लिए हैं
वो फुल्ली लैडेन एयरक्राफ्ट है। इसका मतलब ये है कि ये कॉम्बैट रेडी एयरक्राफ्ट है। इसको अलग से और इसमें अलग से कोई इक्विपमेंट लगवाने की, मिसाइल्स मंगवाने की जरूरत नहीं है। तो 36 का आना अपने आप में एक खुशी की बात है, लेकिन जहां हमें 126 की जरूरत थी, मैं समझती हूँ डील 126 की भी हो सकती थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए थी, क्योंकि समय जो लगता है हर एक डील में उतना ही लगता है। अब आप उसी डील को आप 4 भागों में बांट देंगे तो आपने समय भी बढ़ा दिया। दूसरी चीज ये है कि मुझे इसमें एक जो पॉलिटिकल रीजन ये लगता है कि बहुत जल्दी कुछ हम नया करके दिखा देंगे और उससे देश हमारे ऊपर चमत्कृत हो जाएगा, ये वाली भावना से काम करेंगे तो उसमें पार्टी का फायदा होता है, देश का फायदा नहीं होता। खासतौर पे वायुसेना का तो फायदा नहीं हुआ। वायुसेना को ये 2 स्क्वाड्रन मिल रही हैं, फाइन, लेकिन उतने ही समय में 2 मिग की स्क्वाड्रन को, बल्कि 2 क्या, हमें 6 मिग की स्क्वाड्रन को बाहर निकालना है। तो हमारे पास तो ये जो गैप है, जो हमारा 1999 में जो एयरक्राफ्ट डील खत्म करने से जो गैप एकदम से 14 साल का 15 साल का तब आया, और अब जो एयरक्राफ्ट की डिलीवरी का गैप, तो ये जो 22 साल का गैप है, ऐसा गैप आगे फिर आ जाएगा। तो इस तरह का काम नहीं करना चाहिए जिससे टेम्परेरी फायदे हो। ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे देश की वायुसेना को एज अ क्लाइंट फायदा हो, क्योंकि वायुसेना तो हमेशा आगे जाके दुश्मन के ऊपर प्रहार करती है और अचूक निशाने लगाती आई है। कारगिल में हमने देखा है, 71 में हमने देखा है, हमने कब नहीं देखा। लेकिन वायुसेना को अपने राजनीतिक स्वार्थ की तरह धीरे धीरे पिल इन करना, वो गलत बात है। बिल्कुल, और ये गंभीर सवाल उठाया है। रंजीत कुमार जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वायुसेना को भी अपने राजनीतिक हित में इस्तेमाल किया जा रहा है, और खास तौर पर जब हम ये कहते हैं कि जो बड़े दूरदर्शी नेता होते हैं वो सदियों के आगे देखते हैं, और अभी लग रहा है कि बस एक चुनाव तक ही हमारे नेता देख पा रहे हैं। क्या आप सहमत हैं इससे? देखिए, ये केवल वायुसेना की बात नहीं है। सेनाओं के लिए जो भी महंगे सौदे होते हैं, बड़े हथियार खरीदे जाते हैं, उनको लेकर के विवाद एक राजनीतिक स्तर पर पैदा किया जाता रहा है। ये दशकों से ऐसा ही चला आ रहा है, और जब भी कोई बड़े सौदे होते हैं, उनकी कीमत को लेकर के, उनमें रिश्वतखोरी को लेकर के आरोप लगाए जाते हैं। इसमें कुछ सच और गलत झूठ बातें जरूर होती हैं, लेकिन जो बड़े रक्षा सौदे होते हैं उन्हें इन विवादों से दूर रखने के लिए सरकारों को कोशिश करनी चाहिए। एक पारदर्शिता बरतने की जरूरत है सरकार के फैसलों में, और इसके लिए जरूरी है कि जो भी सत्तारूढ़ पक्ष है वो विपक्ष के साथ बैठ करके बड़े रक्षा सौदों के बारे में बात करे। किस तरह के सौदे हो रहे हैं, उसमें कितने क्या उसकी लागत आएगी और किस तरह से उनकी सप्लाई होगी, इन सारे मसलों पर एक खुलापन अपनाना चाहिए। भले ही सार्वजनिक तौर पर उन पर चर्चा ना हो, लेकिन विपक्ष के नेताओं के साथ आपस में एक चर्चा जरूर होनी चाहिए, जिससे इन सौदों को विवादों से परे रखा जा सकता है। और तभी सेनाओं का, देखिए, विवाद में पड़ने के बाद ही जो सेनाओं का मनोबल बुरी तरह प्रभावित होता है। सेनाओं को लगता है कि उन्हें जो हथियार मिल रहे हैं वो विवादों से भर गए हैं, और उनकी ताकत जो है, जो उनकी रणनीतिक जरूरतों के अनुसार नहीं है। लेकिन देखिए, जो हथियारों की जो गुणवत्ता होती है, राफेल विमानों की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उन्हें अगर परे रख दिया जाए तो इन्हें हमें राजनीतिक विवादों से दूर रखना होगा। बिल्कुल, और तभी जो है वायुसेना का मनोबल बढ़ेगा, हमारी सेनाओं का मनोबल बढ़ेगा। बिल्कुल, सेना किसी पार्टी की नहीं होती, देश की होती है, और सेना को जो भी अगर विमान आ रहे हैं तो वो जाहिर है देश की शक्ति बढ़ती है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन सवाल यह है कि तमाम प्रक्रियाओं का अगर ठीक ठीक पालन नहीं किया जाएगा तो फिर सवाल उठेंगे। अशोक जी, ये सिर्फ आपके राजनीतिक विरोधी आरोप नहीं लगा रहे हैं। अभी रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य को आपने सुना, उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है उससे नुकसान होता है सेना का और देश का। क्या पारदर्शिता नहीं रखनी चाहिए? चाहे वो कीमत का सवाल हो, चाहे प्रक्रियाओं का सवाल हो, उन सारे नियमों कानूनों का पालन करने का सवाल हो जो शायद नहीं किए गए थे। देखिए पंकज जी, मुझे लगता है कि जब भी हम कोई देश के हित में बात करते हैं या देश के लिए कोई जरूरी चीज़ खरीदने की बात करते हैं, तो प्रक्रियाओं के साथ साथ उसके समय और उसकी अपनी देश की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखकर जो है सौदों को करने की आवश्यकता होती है। मुझे ये लगता है कि 1999 2000 से पहले से जिस प्रकार राफेल को खरीदने की बातचीत चल रही थी, 2001 में इस पर सहमति बनी थी। आज देखिए कि आते आते 2020 चल रहा है।
और अभी अभी हमारी बहन ने यह सवाल उठाया कि 36 क्यों आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर एक भी नहीं आ रहा था उससे 36 आ रहे हैं, और 126 और खरीदने का जो हमारा ऑप्शन है 36 के अलावा वो हमारा खुला हुआ है। और ये भी हो सकता है कि तब तक तकनीकी तौर पर और नई जनरेशन के जहाज आ जाएं, तो हम क्यों इसी पर अटके रहें। 36 के अलावा जो हमको खरीदने हैं स्क्वाड्रन में, हम हायर टेक्नोलॉजी के और नई तकनीक से लैस जो है जहाज फाइटर्स प्लेन। अशोक जी आपके इस तर्क पे अनुमा जी थोड़ा सा मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि आपको किसने कहा है कि आप अभी 126 ना लीजिए? अभी किसने कहा है? पहले मेरी पूरी हमने 270 सुखोई 30 लिए हैं, और वो हमारी टीम का सबसे बड़ा हिस्सा है वायुसेना का। हम इकट्ठा लेते हैं जहाज, जब भी लेते हैं इकट्ठा लेते हैं जहाज। ये 2, 3, 4 बार में स्टैगर करके हम किसका नुकसान कर रहे हैं? हम देश की वायुसेना का नुकसान कर रहे हैं। अनुमा जी, एक भी जहाज पिछले 20 साल से नहीं आ रहा था, 36 आ रहे हैं, 126 भी आ जाएंगे। मैं अड़ंगों के कारण बताऊंगी तो आप बहुत बुरा मान जाएंगे अशोक जी। अड़ंगों के कारण गूगल पे मौजूद है, पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा किसने बार बार अड़ंगा लगाया है। वो जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इस तरह से जो आप कह रहे हैं कि ये नहीं आ पाए, आप उसको जरा पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए। मैं नहीं कहना चाहती हूँ बातों। और दूसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि बार बार जो इसके राजनीतिकरण की बात हो रही है, हमने और सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने इसका कोई राजनीतिकरण नहीं किया। इसको अगर राजनीतिक तौर पर कोई मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है तो कांग्रेस कर रही है। तो ये सवाल कांग्रेस से पूछना, बिल्कुल ये माना जाए कि जैसे बोफोर्स का आपने बनाया था, हालांकि बोफोर्स ने करगिल ने बहुत कमाल किया था, वो एक पूरा मुद्दा था। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। अशोक जी, होता क्या है जब पक्ष बदलता है तो फिर हमारे सवाल बदल जाते हैं, हमारी समझ बदल जाती है। बहरहाल हम पूछ लेते हैं शिव भाटिया जी, आखिर राजनीतिक मुद्दा ठीक है। अशोक जी हो गया, ठीक है अशोक भाटिया जी, ठीक है। शिव भाटिया जी, आप ये बताइए कि किस तरीके से अगर सवाल उठते रहेंगे तो फिर ये कह रहे हैं कि आप राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं, जो ठीक नहीं है। शिव भाटिया जी, अशोक जी, राजनीतिक पार्टी जब आप एक गलत निर्णय करेंगे तो आपके ऊपर प्रश्न करेंगी, जवाब देना आपका काम है। ये जवाब देना ही नहीं चाहते हैं। जब इनसे बात करो, अब हमारी आर्मी पे शक करते हैं, अब हमारी वायुसेना पे शक करते हैं, जवाब नहीं देंगे। आज तक इन्होंने एक बात का जवाब नहीं दिया कि 526 का 1670 कैसे हुआ, क्यों हुए 126 से 136 क्यों 5 साल लेट हुआ। ठीक है, अब आप टोक रहे हैं, ठीक है। इनको कहिए सुनने की भी थोड़ा सा रखें। मैं प्रश्न ना तो वायुसेना पे कोई उठाता है, ना अपनी आर्मी पे उठाता है। सरकार ऑपोजिशन हमेशा सरकारों के कार्य प्रणाली पे प्रश्न चिन्ह उठाती है, और वो प्रश्न का जवाब आज तक आपने नहीं दिया। आप कहते हैं हमने हर चीज का जवाब दे दिया, आज आप ऐसे खुशियां मना रहे हैं। ये तो वो बात होगी, अपने घर को आग लगा के आप अपनी सर्दी दूर कर रहे हैं। अरे कुछ तो सोचिए, 526 की चीज 1670 में खरीद के कौन नहीं लुटाएगा? आपने देश का पैसा बर्बाद करके आप एक 5 विमान में से 3 विमान फाइटर उतारने के बाद अब ऐसे दिवाली मना रहे हैं जैसे 137 करोड़ की जनता हमारे देश की सुरक्षा। ठीक है, समय कम है शिव भाटिया जी, समय कम है। एक छोटी सी टिप्पणी ले लेते हैं रंजीत कुमार जी से। ठीक है, आगे आपकी प्रसन्नता जायज है। अशोक जी, बहुत बड़े सवाल थे, लेकिन आप उन सवालों को बता देते हैं कि देश की सेना पर सवाल उठ रहा है। बहरहाल रंजीत कुमार जी, क्या आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इस समय जो तमाम जरूरी सवाल हैं उनको कह दिया जाता है कि साहब आप सेना पे सवाल उठाते हैं, या अगर पार्टी से सवाल करिए तो देश पे सवाल उठाते हैं? क्या ये एक स्वस्थ स्थिति आपको लगती है? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के जो मसले उठते हैं उन पर सरकार को खुलेपन से फैसले लेने चाहिए, और एकमात्र श्रेय लेने की जो कोशिश होती है उसी वजह से मसलों का राजनीतिकरण होता है। और यही वजह है कि जब ये राफेल विमान भारत आए हैं, इसकी प्रक्रिया तो 20 साल पहले शुरू हुई थी और अब जाकर के पूरी हुई है। तो इसका श्रेय इसका दोषी कौन है? दोनों सरकारें इसकी दोषी हैं। दोनों सरकारों ने इस पर फैसला लेने में विलंब किया, और यही वजह है कि 20 साल लग गए। अब सवाल यह उठता है कि इसमें कितना खुलापन होना चाहिए। तो देखिए, जब रक्षा सौदे विवादों में पड़ जाते हैं तो इनसे बचने के लिए सरकार, जो भी सत्तारूढ़ पक्ष है, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि सभी पक्षों के साथ मिल बैठ करके इस बारे में खुलापन लाएं और पारदर्शी तरीके से फैसले लें। बिल्कुल, ये सबसे जरूरी है कि सरकार वो गुंजाइश ना छोड़े जहां पर सवाल उठते हैं, शक की सुइयां उठती हैं। अगर सभी नियमों का, सभी प्रक्रियाओं का
पालन किया जाए और सबसे बड़ी बात विपक्ष को भी विश्वास में लिया जाए। तो किसी को भी इस बात पर अविश्वास नहीं करना चाहिए कि देश के हित में सब लोग एक साथ खड़े होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। राजनीति में आज बस इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ और मुझे दीजिए फिलहाल इजाजत। नमस्कार।